Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Hansoya, and today we discuss about the most repeated question in nursing exam पार्ट वन। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन नर्सिंग एग्जाम लाइक एम्स नॉर्सेट, ESIC, GMERS, DHA, HAAD, रेलवे नर्सिंग एग्ज़ाम और गुजरात स्टाफ नर्सिंग एग्ज़ाम। इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम में सबसे कॉमन कोज कौन सा है कि जिसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी एबनॉर्मल ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना। ठीक है, ट्रोमा, रिटेन प्लासेंटा, यूटेराइन एटोनी या इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? यूटेराइन एटोनी। अब यूटेराइन एटोनी क्या है? फेलियर ऑफ यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी कोज एक्सेसिव ब्लीडिंग। मतलब डिलीवरी के बाद जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए फेल हो जाता है और इसकी वजह से थ्रू द वजाइना एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। और उसका मेन कॉमन कॉज कौन सा है? यूट्राइन एटोनी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट। तो जो एडल्ट है उसमें पल्स रेट नॉर्मल कितना है? 40 to 60, 60 to 100, या 100 to 120, या 120 to 140। करेक्ट आंसर है 60 to 100 पर मिनट्स। ठीक है, एग्जाम ट्रिक के लिए आप नोट्स में लिख सकते हैं कि एडल्ट्स में 60 to 100 होता है, चाइल्ड में उससे ज़्यादा और एल्डरली में उससे स्लो। जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप एक क्विक स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप नॉर्मल पल्स रेट दिया हुआ है। ऐसे भी आप नोट बना सकते हैं जैसे आप क्विक स्टडी कर सके एंड टाइम पे। जैसे न्यू बॉर्न है तो उसमें 120 to 160 पर मिनट, इन्फेंट में 100 to 160 मिनट्स, चाइल्ड में 70 to 140 मिनट्स, एडल्ट्स में 60 to 100 मिनट्स और एडल्ट में 60 to 100 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अ विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज अ नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विटामिन्स के सारे विटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए कि विटामिन्स क्या है, कैसे विटामिन से लाइक वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर फैट सोल्यूबल विटामिन। तो कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है, कौन कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन है और कौन सा विटामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है विटामिन ए। क्योंकि विटामिन ए है वो आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। वैसे ही विटामिन B1 है वो बेरी बेरी, उसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B3 डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। विटामिन सी डेफिशिएंसी से स्कर्वी और विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और विटामिन के डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग टेंडेंसी। ठीक है, ऐसे ही आप एग्जाम के लिए वन लाइन पॉइंट बना सकते हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं, क्विक स्टडी कर सकते हैं और एक क्वेश्चन में से आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के लिए कौन सी ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस है? एट्रोपिन, एड्रीनालिन, डाइजेपाम या इंसुलिन। तो इसमें आपको ड्रग के बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग है वो कौन से डिजीज के लिए है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रीनालिन। जो एनाफाइलेटिक शॉक है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एड्रीनालिन। ठीक है, तो बाकी ड्रग है वो किस में यूज होती है? तो ब्रेडिकार्डिया, एट्रोपिन है वो ब्रेडिकार्डिया के लिए, एड्रेनालिन हमने देखा एनाफाइल फाइलेक्सिया के लिए,
और डायजेपाम है वो कन्वर्जन में यूज होती है, और जो इंसुलिन है वो किस में यूज होता है, डायबिटीज में। ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर्टरी इज कॉमनली यूज टू चेक अ पल्स इन एडल्ट। मतलब हम जब भी एडल्ट्स में पल्स चेक करते हैं तो ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसका हम कॉमनली यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको सारी आर्टरीज के बारे में पता होना चाहिए और वाइटल साइन के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन सी आर्टरी है, फिमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी। इसका करेक्ट आंसर है रेडियल आर्टरी। ठीक है। रेडियल आर्टरी से हम क्या कर सकते हैं, पल्स रेट हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन द एडल्ट फीमेल। फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 5 to 8 ग्राम पर डीएल, 8 to 10 ग्राम पर डीएल, 12 to 60 ग्राम पर डीएल, या 80 to 20 ग्राम पर डीएल। अपना जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आप अपनी जो एबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फीमेल में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है, 12 to 60 ग्राम पर डीएल होता है। शॉर्ट ट्रिक के लिए 12 फॉर फीमेल एंड 30 फॉर मेल। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी वैक्सीन। ये इम्यूनाइजेशन में से दो से तीन तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके लिए आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसके लिए आपको बीसीजी के बारे में पता होना चाहिए। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कालमेट ग्वेरिन, बैक्टीरियल कंट्रोल ग्रुप, बैसिलस क्योर जर्म, या बैक्टीरियल चाइल्ड गार्ड्स। बराबर। इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो बीसीजी का फुल फॉर्म है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बेसिलस कालमेट ग्वेरिन। अब बीसीजी क्या है, बीसीजी वैक्सीन का मतलब है बेसिलस कालमेट ग्वेरिन। और ये क्यों दी जाती है, तो ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। टाइप मतलब ये किस तरह की वैक्सीन है, तो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। कब दी जाती है, तो एट बर्थ मतलब बेबी के बोर्न के टाइम पे इसको दिया जाता है। कौन से रूट के द्वारा, तो इंट्राडर्मल। किस साइड दिया जाता है, तो लेफ्ट अपर आर्म। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है वैक्सीन के बाद, तो स्कार फॉर्मेशन होता है जहाँ पे भी हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन इन बीसीजी। नेक्स्ट इज अ विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज कार्डियक अरेस्ट मोस्ट कॉमनली। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनाइट्रेमिया या हाइपरमैग्नीसियमिया। ठीक है। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बैलेंस होने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइपरकैलेमिया। ठीक है। तो बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दी है। लाइक हाइपरकैलेमिया मतलब हाई पोटेशियम लेवल। तो उसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और मसल्स वीकनेस हो जाती है। के फॉर किल द हार्ट, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने दी हुई है जिससे आप शॉर्टली क्या कर सकते हैं, क्विकली स्टडी कर सकते हैं। के फॉर पोटेशियम, के फॉर किल द हार्ट। ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब लो कैल्शियम लेवल। तो उसमें लो कैल्शियम के सामने आप क्रैम्प्स याद रख सकते हैं। मतलब हाइपोकैल्सीमिया है तो कैल्शियम लेवल कैसा होगा, लो होगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, टिटानी, मसल स्पाज्म या सीजर की कंडीशन हो सकती है। हाइपोनाइट्रियमिया मतलब है लो सोडियम लेवल। नो ना मतलब है एनओ एन मतलब नो न्यूरल फंक्शन। ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाने से क्या होता है, कंफ्यूजन, हेडेक और सीजर की कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में। ठीक है। हाइपर मैग्नीशियमिया मतलब के हाई मैग्नीशियम लेवल। तो उसमें आप लो रिफ्लेक्सिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और शॉर्ट ट्रिक में आप याद रख सकते हैं एमजी मेकअप मसल्स गो स्लो। ठीक है। यहाँ पे जो ये लाइन है
वो मेमोरी ट्रिक के लिए मैंने दी हुई है। और ये कंडीशन है जो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है पेशेंट में, ठीक है। ऐसे आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो शॉर्टली मेमोरी ट्रिक बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है, आगे हमने देखा था वो पल्स रेट था। यहाँ पे है रेस्पिरेशन रेट, तो कितना होता है 5 to 10 पर मिनट्स, 12 to 20 पर मिनट्स, 25 to 35 पर मिनट्स, या 35 to 40 पर मिनट्स। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट्स, तो करेक्ट आंसर है 12 to 20 पर मिनट्स। ओके। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट अकॉर्डिंग टू एज। न्यूबॉर्न में 30 to 60 पर मिनट होता है, चाइल्ड में 20 to 30 पर मिनट्स होता है, और एडल्ट में 12 to 20 पर मिनट्स होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एज रेस्पिरेशन रेट कितना है। नेक्स्ट इज विच पोजीशन इज द बेस्ट फॉर अ पेशेंट विद द डिप्सनिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो पोजीशन के बारे में है, तो उसके लिए आपको पहले सारी पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सुपाइन पोजीशन, प्रोन, फाउलर पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। तो डिप्सनिया के लिए कौन सी पोजीशन है जो पेशेंट को हम देते हैं, तो उसके करेक्ट आंसर है फाउलर पोजीशन। डिप्सनिया में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, इसीलिए उसे फाउलर पोजीशन दी जाती है, जिससे पेशेंट क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोजीशन, कौन सी पोजीशन है वो किस कंडीशन में दी जाती है। जैसे सुपाइन पोजीशन है, मतलब पेशेंट लाइन फ्लैट ऑन द बैक, मतलब कि अपने बैक पे लाइन पोजीशन पे सोना, तो वो पोजीशन है हम देते हैं एग्जामिनेशन और सर्जरी और सीपीआर। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है या कोई सर्जरी है या सीपीआर देना है, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। प्रॉन पोजीशन मतलब स्पाइन सर्जरी है या इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन है, तो प्रॉन पोजीशन देते हैं। फाउलर पोजीशन मतलब सेमी सिटिंग पोजीशन, और कौन सी कंडीशन में दी जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है या कार्डियक पेशेंट है, तो उसमें फाउलर पोजीशन दी जाती है। लिथोटोमी पोजीशन है, मतलब लाइंग ऑन बैक विथ लेग एलिवेट एंड फ्लेक्सेड। मोस्टली गायनेक में डिपार्टमेंट में ये पोजीशन दी जाती है, लाइक डिलीवरी गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारी इम्पोर्टेंट नोट्स है फॉर योर एग्जाम, कि कौन सी कंडीशन में कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक बात आप याद रखें कि स्टे कंसिस्टेंसी, रिवाइज डेली एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड बिलीव योर सेल्फ। आप अपने आप पे भरोसा करें, एक दिन आपका भी टाइम आएगा कि आप भी क्या होगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगे। जो भी आपका गोल होगा वो आप क्या कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।